जय श्री राम। ये इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। जो है ट्रांसफार्मर के बारे में एकदम हम शार्ट में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। थोड़ा कलर चेंज कर लें, 1 मिनट, ठीक। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। ट्रांसफार्मर, ठीक। ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ये तो सभी जानते हैं। अब देखिए, क्या ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम कर सकता है? तो जी नहीं, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके लिए हमारे जो करंट होता है वो समान रूप से चेंज होना चाहिए, जो कि डीसी सप्लाई के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे म्यूचुअल इंडक्शन का कोई भी सिद्धांत फॉलो नहीं होगा, ठीक। इसलिए हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, ये बहुत ध्यान देने वाले। देखिए, ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेटेड करने का पीछे एक कारण यह है कि ईडी करंट जो लॉस होता है इससे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईडी करंट लॉसेज जो होता है वो टिथ यानी कि मोटाई पे, कोर की मोटाई पे डिपेंड करता है। तो ये जितना पतला होगा, मोटा होगा, उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अब इसके पीछे यही कारण है कि जब हम इसको लेमिनेटेड करते हैं तो हमारा ईडी करंट लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक। सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन जो होती है वो आप देख रहे हैं कि 0.3 से 0.5 mm जो ही उसकी मोटाई रखी जाती है कोर की, लेमिनेटेड कोर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? अब देखिए, लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। जो लेमिनेशन होते हैं जो कोर में इससे जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, तो वो हमारा वार्निश मटेरियल होता है, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक। तो वो इंसुलेटेड होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। अब आगे चलें। कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं वो आप देख रहे हैं कि इसमें दो हैं और यह एल से मिलकर बना है। तो इससे आप ध्यान दे दीजिए कि इससे एल से मिलकर बना है। तो ये हमारा लो वोल्टेज के लिए ये बनाया गया है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज के लिए काम करता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है वो आप देख रहे हैं कि ये एच के लगभग एच के आकार में है। तो ये हमारा जो हाई वोल्टेज के लिए काम करता है। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज के लिए बनाया जाता है, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज के लिए काम करता है, ठीक है। अब देखिए, जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में काम करता है तो अगर उनका इम्पीडेंस सेम है, अगर ट्रांसफार्मर ये है और ये है, अगर इसका इम्पीडेंस जो है अगर सेम है तब वह समान लोड शेयर करेगा, ठीक। यदि मतलब जो ट्रांसफार्मर पैरेलल है अगर उनका इम्पीडेंस सेम है तो वह समान लोड शेयर करेगा। यदि इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर का ज़्यादा, ट्रांसफार्मर ए का ज़्यादा है, मान लो ये ए है, इसका ज़्यादा है, ये बी है, इसका कम है, ठीक। तो ए कम तथा ट्रांसफार्मर बी ज़्यादा लोड शेयर करेगा। अगर इसका इम्पीडेंस ज़्यादा है तो ये कम लोड शेयर करेगा, ठीक है। अगर जिसका ज़्यादा है तो वो कम लोड शेयर करेगा, इसका ज़्यादा है तो ये लोड कम शेयर करेगा, और इसका कम है तो ये ज़्यादा लोड शेयर करेगा। ये कहने का मतलब है कि जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में काम करता है तो अगर उनका इम्पीडेंस सेम है तो वह समान लोड शेयर करते हैं। यदि इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर ए का ज़्यादा है और बी का कम है तो ए का ज़्यादा होने के कारण यह कम और बी का कम होने के कारण यह ज़्यादा लोड शेयर करेगा। जब इनका रेटिंग समान हो, अगर रेटिंग अधिक कम रहेगा तो उसका इम्पीडेंस बराबर होने की स्थिति में वो रेटिंग के अनुसार अब काम करने लगता है, ठीक है। वो आगे देखेंगे। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर अपने इम्पीडेंस का इन्वर्सली लोड शेयर करता है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि अगर उसका इम्पीडेंस ज़्यादा है तो वो कम लोड शेयर करेगा, अगर उसका इम्पीडेंस कम है तो वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब चलिए, ठीक।
अब हम ट्रांसफार्मर का इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन होता है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, E1 मतलब प्राइमरी जो हमारा वोल्टेज है वो होता है 4.44 फाइव एम माने जो हमारा फ्लक्स होता है इंटू एफ यानी फ्रिक्वेंसी, और N1 ये प्राइमरी वोल्टेज का हो गया। तो इसी तरह सेकेंडरी वोल्टेज के लिए 4.44 फाइव एफ N2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए E2/E1 की बात करें, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। इसको भी हम देख लेंगे, कहीं आगे हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो K की वैल्यू की बात करें, अगर हम K की वैल्यू बात करें तो ये हमारा K होता है। K इक्वल टू क्या होता है, N2/N1 होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए। अब देखिए, अगर फुल लोड मतलब I1 अगर फुल लोड पे हमको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, हम पहले ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखेंगे कितना है। जितना KVA का अगर रहेगा तो उसको हम VA में चेंज कर देंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें प्राइमरी वोल्टेज जो दिया रहेगा रेटिंग पे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फुल लोड पे जो प्राइमरी करंट मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर प्राइमरी सेकेंडरी का करंट मालूम करना चाहते हैं तो हम ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग देखेंगे, उसको VA में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें सेकेंडरी वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, तो वो फुल लोड पे करंट हमारा I2 प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस की जो हमारा फार्मूला है उसके बारे में। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस में आप देख रहे हैं कि KH जो है वो क्या है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। BM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। F क्या है, फ्रिक्वेंसी है। और V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोर है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है ना कि हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल टू हमारा KH BM के पावर 1.67, चूँकि मैक्सिमम इतना हो सकता है, फ्रिक्वेंसी इनटू वॉल्यूम होता है, और ये हमारा हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला होता है। अब चलते हैं हम ED करंट लॉस के फार्मूला के बारे में। तो ED करंट लॉस की बात करते हैं तो इसमें भी ED करंट नियतांक होता है, इसमें भी फ्लक्स डेंसिटी होता है जिसका इसमें स्क्वायर हो जाता है। और इसको याद करने के लिए ध्यान में रखें कि करंट होता है जो, चूँकि करंट आप देखते हैं कि वोल्टेज लॉस में I² के रूप में रहता है, उसी तरह इस पर ध्यान में रख लेना है कि ये भी वाट में आ गया है तो करंट में, तो इसको हम ED करंट लॉस KE BM के मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर इंटू टीथ स्क्वायर इंटू वैल्यू, ये टोटल ED करंट लॉस हो जाते हैं। ठीक, T इक्वल टू थिकनेस हो आपका कोर का थिकनेस होता है, जिसको हम लैमिनेटेड जितनी मोटाई में करते हैं वो होता है। V इक्वल टू वोल्टेज का कोर वॉल्यूम होता है, मतलब टोटल कोर का आयतन होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। ये ध्यान में रखते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। इन अगर हमको पता करना हो किसी ट्रांसफार्मर पर कि इस लोड पे जो है वो इसमें कितने करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है वर्तमान में किसी मतलब 5 kVA या किसी पे वर्क कर रहा है, किसी भी लोड पे काम कर रहा है, तो अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें प्राइमरी करंट कितना है, सेकेंडरी करंट कितना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि वर्तमान में जो लोड है उस ट्रांसफार्मर पे उसका अपान फुल लोड उसका कितना है करेंगे तो हमारा N निकल जाएगा। उस N से I2 अगर हमको प्राप्त करना हो तो जो फुल लोड पे I2 होता है उसमें हमारा N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ये ध्यान में, पिछले हम I2 निकाल चुके हैं, तो इसी प्रकार हम यहाँ भी I2 निकालेंगे जो पीछे निकाल चुके हैं। जो फुल लोड पे हम अगर I2 निकालेंगे तो उसमें हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे। N से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि N के ध्यान से आ रहा है भाई, क्या करना है कि अगर हमारा I2 फुल लोड पे मालूम है, अगर हम वर्तमान लोड पे मालूम करना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक्चुअल लोड इंटू कर देंगे एक्चुअल लोड अपन फुल लोड, तो उससे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगर हमको कॉपर लॉस प्राप्त करना हो तो कॉपर लॉस प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करेंगे, फुल लोड पे जो कॉपर लॉस है उसमें हम N से स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस I² इंटू R होता है, तो उसी से हमारा N भी यहाँ पे काम में आ जाता है। फार्मूला निकालेंगे तो ये मालूम हो जाता है, तो हम N² इंटू कॉपर लॉस कर देंगे। तो फुल लोड पे ध्यान देना की बात है कि अगर एक्चुअल लोड पर निकालना हो I2 करेंट या कॉपर लॉस निकालना हो
तो हमको I2 करंट अगर निकालना हो तो I2 फुल लोड पे इंटू इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कॉपर लॉस निकालना हो तो कॉपर लॉस में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर हम उस लोड पे, मतलब जिस लोड पे ट्रांसफार्मर वर्तमान में काम कर रहा है, उस लोड पर अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि आउटपुट में n से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉपर लॉस में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमने यहाँ से फार्मूला निकाल देंगे, हमारा निकल जाएगा। आउटपुट क्या है, ये टोटल आउटपुट है, देख ही रहे हैं, वी रेटिंग आई इंटू कास पाई, तो वाट में चेंज हो गया, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिए, वही सेम यहाँ पे लिख दिए, प्लस इसमें लॉसेस जोड़ दिए। पी आई का आयरन लॉस जो होता है वो हमेशा ट्रांसफार्मर किसी भी काम लोड पे काम करे, आयरन लॉस हमेशा एक ही होता है, मतलब सेम होता है, हर कंडीशन में सेम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। कॉपर लॉस में चेंजिंग होती है, लोड कंस्टेंट है, इसीलिए उसमें n स्क्वायर किया गया है। तो ये हमारा फार्मूला टोटल, ये हमारा ये टोटल फार्मूला हो गया, जो कि हमको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान लेते हैं इस फार्मूले के बारे में। तो अगर हम इस लोड पे निकालना है तो उस लोड का n निकालने का मतलब एक्चुअल लोड अपन फुल लोड निकालेंगे इनटू केवीए रेटिंग, मतलब केवीए रेटिंग इंटू कास फाई अपन, फिर वो आउटपुट जो हम ऊपर रखे कितना रखें, तो अपना n इंटू केवीए रेटिंग इंटू कास फाई प्लस आयरन लॉस प्लस n स्क्वायर इंटू कॉपर प्लस फुल लोड पे। इससे हमारा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एक्चुअल लोड पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशिएंसी होने की कंडीशन यह है कि जो आयरन लॉस है उसके बराबर हमारा कॉपर लॉस हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉपर लॉस हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक, अगर आयरन लॉस के बराबर हो जाए कॉपर लॉस तो हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशिएंसी पे काम करेगा। मैक्सिमम इफिशिएंसी पे काम करेगा तो उस समय हमारा करंट क्या होगा, सेकेंडरी करंट क्या होगा, उस समय हमारे केवीए रेटिंग क्या होगा, तो उसको मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ट्रांसफार्मर काम करता है, अगर हम उसको I2 करंट निकालना है तो I2 करंट इक्वल टू अंडर में PI अपान R1 प्लस R2, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस है, इससे भी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा फार्मूला ये है कि I2 निकालना हो तो I2 का फुल लोड इंटू अंडर में आयरन लॉस अपान कॉपर लॉस फुल लोड पे, यहाँ से भी हम I2 करंट निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि केवीए सप्लाई एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी में ट्रांसफार्मर काम कर रहा है तो कितने केवीए की सप्लाई दे रहा है, उसको मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, केवीए फुल लोड पे मालूम चाहिए। केवीए फुल लोड पे मालूम होगा, उसमें हम अंडर में आयरन लॉस अपन कॉपर लॉस फुल लोड पे कर देंगे, तो हमारा जो कि है सप्लाई एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे सप्लाई, जो केवीए सप्लाई है वो प्राप्त हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए ऑल डे एफिशिएंसी की बात करें कि अगर हम पूरे दिन के ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करें कि उसने कितनी एफिशिएंसी पर काम किया, पूरे दिन के ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करें तो हम ये पहले तो प्राप्त करेंगे कि पूरे दिन में कितने वाट का ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट दिया है। तो उसके लिए हमें क्या होगा, आउटपुट एनर्जी इन किलो वाट ड्यूरिंग ए डे, मतलब एक दिन में 24 घंटे में कितने किलो वाट की एनर्जी जो कि है हमारे ट्रांसफार्मर ने दिया है, वो प्राप्त अगर हो जाए तो उतना उस किलो वाट अपान उस किलो वाट माने आउटपुट 24 घंटे का प्लस उसमें लॉसेस जोड़ के जो हम निकालेंगे, ये हमारा जो होता है वो ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का प्राप्त हो जाएगा, पूरे दिन की ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए कंडीशन फॉर सर्टिफाइड पैरेलल ऑपरेशन। और जो पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी भाई, तो ये इसमें ये है कि सेम पोलैरिटी जो हमारा होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफार्मर है तो जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए एंड सेम फेज सीक्वेंस, जो हमारा फेज सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। द वे वोल्टेज रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर मस्ट बी सेम, वोल्टेज रेशियो भी इनकी सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए,
और द परसेंटेज इम्पीडेंस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, एंड हैव सम XIR रेशियो इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट एंड ऑपरेटिंग। अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट, जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगती है ना कमी इधर उधर का ना रेजिस्टेंस में कुछ कम ज़्यादा होने के कारण, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारा इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे मतलब किसी भी पावर फैक्टर। ठीक, अब चलते हैं। इफ़ द ट्रांसफार्मर हैड द डिफरेंट KVA, और ट्रांसफार्मर जो है भिन्न KVA रेटिंग का है, जैसे ये मान लीजिए 5 KVA का है, ये मान लीजिए 10 KVA का है। ये कहने का मतलब अगर इफ द ट्रांसफार्मर हैव द डिफरेंट KVA रेटिंग, द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल KVA रेटिंग टू अवॉइड द सर्कुलेटिंग करेंट। The equivalent impedance should be inversely proportional to the individual KVA rating to avoid the circulating current. तो अगर भिन्न भिन्न KVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो क्या होना चाहिए, शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से ये होगा कि ना सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा। जो मतलब KVA ज़्यादा है, जिसके इम्पीडेंस अगर ज़्यादा है तो वो कम KVA रेटिंग का पावर अपना सप्लाई करेगा। जिसके इम्पीडेंस ज़्यादा है वो कम, और जिसके कम है वो ज़्यादा KVA सप्लाई करेगा। कहने का मतलब ये है। और जो हाई वोल्टेज साइज होता है ट्रांसफार्मर का, तो हाई वोल्टेज साइज होने के कारण उस समय जाहिर सी बात है कि करंट हमारा लो होगा। अगर करंट लो होगा तो वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब। ठीक है, तो यही हो जाता है। तो हाई वोल्टेज साइड में लो करंट हो जाता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो अगर हमको रेजिस्टेंस मालूम करना हो तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम K की वैल्यू जो निकालते हैं वो हमारा होता है V2/V1। ठीक, अगर हम प्राइमरी से, अगर हम यहाँ से सेकेंडरी को अगर हम यहाँ पे प्राइमरी में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा है तो इसका मतलब कि इधर वोल्टेज ज़्यादा है, इधर वोल्टेज कम है। अगर इधर वोल्टेज कम है इसका मतलब कि इधर क्या है, करंट ज़्यादा है। करंट ज़्यादा है का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो हमारा कम है, रेजिस्टेंस कम है। इतना ध्यान रखिए, जिधर वोल्टेज ज़्यादा रहता है उसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जिधर वोल्टेज कम होता है उधर कम रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इधर वोल्टेज कम है इधर कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये जो आएगा तो इधर कम होगा, और इधर कम होने का मतलब उसमें क्या होगा, R में डिवाइड होगा K का। लेकिन रेजिस्टेंस में जब डिवाइड होता है तो K का नहीं होगा, K² का होता है, इतना ध्यान में रखिए। तो ये हमारा जो प्राइमरी में जो आया है R2, उसमें हम K² से डिवाइड कर देंगे, X2 रहेगा तो X2 में K² से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा प्राइमरी में करंट रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा किसके पर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। यही हम बात करें कि अगर ये सेकेंडरी की तरफ हम अगर इस रेजिस्टेंस को लेते हैं तो सेकेंडरी की तरफ हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण उधर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस प्राइमरी से अगर हम उधर ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब कि K² से उसमें मल्टीप्लाई होगा, जो कि यहाँ पे ये किया गया है। ठीक,
अब चलते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है इसका मतलब कि इधर रेजिस्टेंस कम होगा, अगर इधर से आएगा इधर तो इधर कम हो जाएगा, कम होने का मतलब कि आर में के स्क्वायर से डिवाइड होगा, ठीक। तो वही हुआ है, तो जो अगर R2 को यहाँ पे जो दूसरे साइड ले गया गया है स्टेप में, जिसमें R2 में R1 में के से डिवाइड हुआ है, अगर और यहाँ की बात करें तो स्टेप डाउन होने के कारण हमारा इधर वोल्टेज ज़्यादा होगा, इधर वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण अगर रेजिस्टेंस हम इधर वाला इधर लाते हैं तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, इसमें के से स्क्वायर के मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। तो यही हमारा किया गया है, ठीक है। चलिए अब ये भी पढ़ने वाली बात ये है, जब डिफरेंट केवी रेटिंग का ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट होता है, और केवी रेटिंग का ट्रांसफार्मर डिफरेंट केवी रेटिंग का है और वो पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो वह केवी रेटिंग के प्रोपोर्शनल लोड शेयर करेगा जब पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल हो। मतलब अगर ट्रांसफार्मर के केवी रेटिंग ज़्यादा भिन्न है, किसी का ज़्यादा किसी का कम है, तो उसका अगर इम्पीडेंस बराबर है तब वो अपने रेटिंग के अनुसार लोड शेयर करेंगे। जो 5 के वी का होगा वो 5 के वी, जो 10 के वी का होगा 10 के वी लोड शेयर करेगा। मतलब कि अगर उसका इम्पीडेंस इक्वल हो तब, अर्थात अगर पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल होने पर कम रेटिंग वाला जो है वो कम और ज़्यादा रेटिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा, इतना ध्यान रखिए। चलिए अगर नो लोड करंट जो होता है और मैग्नेटाइजेशन में संबंध क्या होता है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। तो ये हमारा संबंध है, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन करंट है, ये नो लोड करंट है और ये साइन फाई है, ठीक। तो अगर मैग्नेटाइजेशन करंट और नो लोड में अगर आपका से पूछ रहा है रिलेशन, तो मैग्नेटाइजेशन करंट इक्वल टू नो लोड करंट इंटू साइन फाई होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। अब देखिए ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस और नो लोड करंट ज्ञात होता है। ध्यान दीजिए, ये ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट है, इधर का खुला है और इधर से सप्लाई जो है अब टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोर लॉस पहले नंबर प्राप्त होगा, दूसरा नंबर नो लोड करंट, यानी यहाँ पे कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है तो ये नो लोड करंट प्राप्त होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो इसमें नो लोड करंट प्लस आयरन लॉस प्राप्त होता है। अब देखिए बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं तो R इंटू कास फाई प्लस X इंटू सान फाई, ये हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस सेम नहीं होगा, यदि ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज इम्पीडेंस है अगर वो सेम नहीं होगा तो वह अपने केवी रेटिंग के प्रोपोर्शनल लोड शेयर नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर उसका जो इम्पीडेंस है अगर ज़्यादा कम हो गया, Z1 का ज़्यादा है Z2 से, तो ये ट्रांसफार्मर जो है इक्वल लोड शेयर नहीं करेंगे, मतलब अपने रेटिंग के इक्वल लोड शेयर नहीं करेंगे। अभी किस पे आ जाएंगे, इम्पीडेंस पर निर्भर करने लगेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात थी ट्रांसफार्मर में समझने की, ठीक है। तो धन्यवाद।